हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिर्ज़ापुर एकेडमी पे। तो ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की अगली क्लास है, जहाँ पे हम लोग पिछले के क्लासेस को रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो मैंने आपको बताया था पिछले ही क्लास में कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो प्रोटो हिस्टोरिकल एज का एक हिस्सा था और इसे हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इस समय जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ पे कॉपर और टिन से बने एक धातु जिसे हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, उसकी नर्तकी की मूर्ति मिली, जिसे हम लोग कांस्य बोलते हैं हिंदी में। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। फिर तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शहरी सभ्यता थी। ओके। फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें बोल रहा है, ऋग्वेद के मंडल की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के मंडल की संख्या 10 है। और एक क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने गलती से बोल दिया था कि जो थर्ड मंडल है वो मैंने आपको बता दिया था कि ये सोम रस से रिलेटेड है, लेकिन सोम रस से नहीं, ये गायत्री मंत्र इसमें इसकी रचना हुई है, इसमें गायत्री मंत्र की रचना की गई है। और फिर एक मंडल आपको और याद करने की जरूरत है कि 9वां मंडल जो है वो सोम रस से रिलेटेड है। फिर 10वां मंडल जो है इसमें वर्ण सिस्टम की बात की गई, जिसमें पुरुष सूक्त है। इसमें बताया गया है कि उस समय की सोसाइटी जो थी वो 4 सेक्शन में डिवाइड था, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य आते थे। फिर अगर पांचवें क्वेश्चन की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कहाँ मेलुहा लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो उस समय की और भी सभ्यताएं साथ में थी, तो वहाँ पे ईरान इराक के पास में जो सभ्यताएं विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया सभ्यता बोला गया। तो वहाँ की एक स्क्रिप्ट में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा लिखा गया है, क्योंकि उस टाइम हम लोग इराक के जो सभ्यताएं वहाँ थी उसके साथ हमारा ट्रेड होता था, तो हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे उस टाइम। तो इसीलिए वहाँ पे की जो सभ्यता है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा बोला गया है। फिर छठे क्वेश्चन की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल पूछ रहा है। तो ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैंने पिछली बार बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। फिर 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान में है, मोंटेगोमरी जिला पाकिस्तान में पाया गया। और इस सबसे पहले इसकी खोज जो है 1922 में राखल दास बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। और फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाए तो मनके का कारखाना कहाँ पाया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मनके का कारखाना कहाँ पाया गया है। आपको मैं एक हिंट दे दूं कि ये स्थल जो है, ये जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, ये स्थल पाकिस्तान में स्थित है। ये आपको हिंट है, लेकिन अगर अभी आपको मैं आगे बताऊंगी कि मनके का कारखाना जो है वो अभी भारत में जो स्थल पाए गए हैं वहाँ पर भी एक मनके का कारखाना मिला है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य। तो मैंने मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, जिसमें 5 महत्वपूर्ण था। पहला मैंने आपको बताया था कि अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से स्नानागार पाया गया है। फिर तीसरा बताया था कि दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति पाई गई है, यहाँ से पशुपतिनाथ की मुहर पाई गई है, और यहाँ से कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति भी पाई गई है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो को आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से ही, किसी भी अगर ग्रुप डी और ग्रुप सी का एग्जाम हो रहा है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से ही बनते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मातृका देवी की मूर्ति और एक सींग वाले बैल की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो ये भी मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा जो साइट है सबसे पहले इसी की खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी जी ने की थी। ये भी पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के किनारे स्थित है। तो यहीं से ही मातृका देवी और एक सींग वाले बैल की मूर्ति मिली है। फिर 11वें क्वेश्चन की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि अन्नागार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ओके। और एक क्वेश्चन आपके लिए है
कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो ये आपको बताना है। फिर इसमें आप दक्षिणी भी बता दीजिएगा, पूर्वी बता दीजिएगा, पश्चिमी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं आज क्या पढ़ना है। तो पिछले के सेशन में मैंने आपको बताया था कि मेजर साइट्स जो कि पाकिस्तान में पाए गए हैं वो सब महत्वपूर्ण थे। उसमें मैंने आपको बताया थी कहाँ से कौन से साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ पे हम लोग मेजर साइट्स जो इंडिया में पाए गए हैं उनके बारे में देखेंगे, ऐसे प्रमुख स्थल जो कि भारत में पाए गए। तो इसमें पहला है पंजाब में आप देख सकते हैं यहाँ पे रोपड़ पाया गया है, हरियाणा पाया गया है। याद रखिएगा कि एक राज्य से कई ऐसे स्थल पाए गए हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगी जो सिर्फ एग्ज़ाम स्पेसिफिक होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछते हैं, जो कि रिपीट हो चुके हैं एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे पहला आप देख सकते हैं कि रोपड़ है जो कि पंजाब में है। यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं, मैप थोड़ा ब्लर है तो आप अगर चाहें तो इसे गूगल से डाउनलोड करके एक मैप को वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे पंजाब स्थित है और पंजाब में कहाँ रोपड़ है। तो पंजाब में जो स्थल है वो रोपड़ है। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि जो रोपड़ स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन से राज्य में अभी करंटली स्थित है, तो आप बता देंगे कि पंजाब में। फिर दूसरा देखें तो दूसरा हरियाणा आ गया। तो हरियाणा में 2 स्थल महत्वपूर्ण हैं, जहाँ पे है बनावली और राखीगढ़ी। आप याद रखिएगा, इसमें राखीगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी बार बार एग्जाम में पूछता है कि राखीगढ़ी कौन सा जो स्थल है वो कहाँ पे कौन से राज्य में स्थित है। फिर आगे आ जाते हैं, तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे है राजस्थान। राजस्थान में एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि कालीबंगा है। याद रखिएगा कि कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक कलर की बैंगल्स, मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसीलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे काले रंग की चूड़ियों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कालीबंगा की बात की जाए तो पूछता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, ये पूछ लेता है। जैसे कि मैंने आपको अगर मोहनजोदड़ो के बारे में पीछे बात की थी, तो मोहनजोदड़ो को माउंट्स ऑफ डेड मतलब मृतकों का टीला भी बोला जाता है। ऐसे ही जो कालीबंगा है, कालीबंगा का मतलब है ब्लैक बैंगल्स, मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। फिर आगे देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो स्थल पाए गए हैं वो है आलमगीरपुर। ये मैंने आपको बता दिया था, आप बताएंगे कि ये कौन से लोकेशन में है। तो आपको बता दूं कि ईस्ट में है। ये आपके लिए एक चीटिंग सा हो जाएगा, आप देख लेंगे और इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये कौन सी नदी के किनारे है, तो मैंने आपको बताया था हिंडन नदी के किनारे है, और ये इंडस वैली का सबसे पूर्वी इलाका है जो कि यूपी उत्तर प्रदेश मेरठ में पाया जाता है। फिर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हैं, और सबसे ज़्यादा अगर साइट्स की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो कौन से राज्य में पाए गए हैं, तो अभी करंटली इंडिपेंडेंस के बाद जब इसकी खुदाई हुई हमारे इलाके में, मतलब भारत में, तो वहाँ पे जो गुजरात इलाका है यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जिसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण की बात की जाए तो रंगपुर हो गया जो कि काठियावाड़ गुजरात के पास गुजरात में है। फिर लोथल पाया गया है जो कि अहमदाबाद भोगवा नदी के किनारे है। फिर धौलावीरा। अगर आप गुजरात की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गुजरात वाला जो इलाका है वो समुद्र के तट के पास है, तो यहाँ के ज़्यादातर जो साइट्स मिले हैं वो बंदरगाह भी थे। तो आपसे पूछता है कि कौन से ऐसे मेजर साइट्स हैं जो कि बंदरगाह नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा उसमें, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप ये देख लीजिएगा कि कौन से साइट्स हैं जो कि पोर्ट्स हैं जहाँ पे और जहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो लोथल तो है, लोथल से तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह था, तो लोथल था। धौलावीरा भी था, यहाँ पे भी बंदरगाह पाया गया है। और पाकिस्तान में भी कई साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे बंदरगाह था। फिर आगे चलते हैं, तो अब बात करेंगे हम कि मेजर साइट्स कौन से हैं और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कालीबंगा की बात करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो ब्लैक कालीबंगा से आप ऐसे याद करेंगे कि ब्लैक रंग की चूड़ियाँ, कुछ ऐसे चूड़ियों जैसा आकार मिला और वो ब्लैक रंग की थी, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से चूड़ियों का साक्ष्य मिला है, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया। फिर यहाँ से पेयर टॉम मतलब कि जोड़े में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जोड़े में दफनाया गया है, ऐसा इमेजिन किया गया कि, और कहीं कहीं से तो ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे जिसका फेवरेट जो पेट होता था वहाँ पे उसे, अगर वो मर जाता था, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके साथ उसे दफना दिया जाता था। फिर यहाँ ये देख सकते हैं आप पेयर टॉम है, और मतलब जोड़ी में ऐसे कब्र है।
फिर हॉर्स के रिमेन मतलब घोड़े के अवशेष मिले हैं यहाँ से कालीबंगा से। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो घोड़े के अवशेष में याद रखेंगे कि कालीबंगा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। फिर यहाँ से प्लॉव फील्ड मतलब कि जुते हुए खेत भी मिले हैं। और फिर आगे देखेंगे तो यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली हैं। आप ये याद रखिए कि जब हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो शहरी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि अभी हम लोग पकी ईंटों का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे पकी ईंटों का यूज़ तो होता ही था, साथ में साथ यहाँ पे अलंकृत ईंटें मतलब जो ईंटें हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे ईंटें हैं तो ईंटों के ऊपर कुछ डिज़ाइन बना दिया जाता था, तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे अलंकृत ईंटें भी प्राप्त हुई। तो अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन पूछा तो आप बता देंगे कि कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि फायर पिट मतलब अग्निकुंड पूछता है कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे अर्बन सिविलाइजेशन था तो शहरी विशेषताओं की बात की जाए तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जो अपर पार्ट्स था वहाँ पे तो फोर्टिफिकेशन हुआ था, वहाँ पे तो किलेबंदी हुई थी, लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि कालीबंगा ऐसी जगह थी जहाँ पे लोअर पार्ट्स जो था वहाँ पे भी फोर्टिफिकेशन किया गया था। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं कि ये देखिए आप कि अपर पार्ट तो यहाँ पे किया ही गया है फोर्टिफिकेशन, साथ में साथ लोअर पार्ट जो है वहाँ पे भी फोर्टिफिकेशन किया गया है। ओके, तो कालीबंगा से याद रखिएगा, कालीबंगा से जो है काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं और जोड़ी में कब्र मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं और जुते हुए खेत मिले हैं, यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली हैं, अग्निकुंड मिला है। और यहाँ पे जो एक विशेषता यहाँ पे और थी कि यहाँ पे अपर पार्ट्स तो फोर्टिफाइड किया ही गया, किलेबंदी की गई, लेकिन यहाँ पे लोअर पार्ट जो था उसे भी किलेबंदी किया गया। तो कालीबंगा से आप ये सब महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा कि कालीबंगा इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली है। फिर आगे चलते हैं। तो लोथल की बात की जाए तो अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि लोथल जो है वो गुजरात राज्य में अभी स्थित है। और गुजरात राज्य की बात की जाए तो यहाँ से सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं अभी, और यहाँ पे भी पेयर टॉम मिला है। अभी देखते हैं, हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एविडेंस ऑफ पैडी मतलब धान के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कहाँ पे कौन से स्थल पे धान के साक्ष्य मिले हैं, पैडी के एविडेंस मिले हैं, तो आप बता देंगे कि लोथल गुजरात में जो है वहाँ से धान के साक्ष्य मिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हॉर्स के रिमेन्स मतलब घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो घोड़े के अवशेष यहाँ से गुजरात से मिले हैं, मतलब लोथल वाले स्थान में जो है वहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं। फिर पेयर टॉम मतलब कि युगल शव यहाँ पे भी मिले हैं, कब्र यहाँ पे कि जैसे एक कब्र है वहाँ पे दो लोगों को दफनाया गया है, तो ये पूछ लेता है। यहाँ आप इमेज भी देख सकते हैं। फिर यहाँ से डॉकयार्ड मतलब कि जहाज़ बनाने का स्थान, और साथ साथ ये एक पोर्ट भी था, मतलब कि ये एक बंदरगाह भी था। साथ में साथ यहाँ पे ये भी अवशेष मिला है कि ये डॉकयार्ड इलाका था, यहाँ पे जहाज़ भी बनते थे, ऐसी कुछ यहाँ पे मिली हैं साक्ष्य। और एक बात और याद रखें कि यहाँ भी मनके का कारखाना था। अभी मैंने आपको जो स्थल पिछले क्लास में बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान का इलाका था वो उसका नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पे पाया गया, तो वो पाकिस्तान का इलाका था, लेकिन यहाँ पे लोथल में आप देखेंगे कि यहाँ से भी मनके का कारखाना मिला है, और यहाँ से भी फायर पिट मतलब अग्निकुंड मिला है। स्केल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये हो जाता है कि स्केल मतलब पैमाना कहाँ से मिला, तो पैमाना भी लोथल से मिला। तो अगर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ से डॉकयार्ड मिला, स्केल मिला, और ये देख सकते हैं आप कि पैडी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब क्वेश्चन गुजरात लोथल से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये आप देख ही सकते हैं इमेज में कि यहाँ पे पेयर टॉम भी मिले हैं। फिर गुजरात में ही अगला पार्ट आता है धौलावीरा। तो धौलावीरा की बात की जाए तो धौलावीरा में दो पॉइंट आप याद रखें कि यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य और डैम के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, डैम मतलब तो आप जानते होंगे बांध, और स्टेडियम ऐसे याद कर लीजिएगा कि धौलावीरा से स्टेडियम और डैम के साक्ष्य मिले हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताएंगे, अभी मैंने आपसे पूछा था कि बंदरगाह कौन कौन से थे ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आप बंदरगाह के बारे में एक बार गूगल करके और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह के नाम बताइए कि उस समय कौन कौन से ऐसे स्थल अभी पाए गए हैं जिन्हें हम बंदरगाह कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे बंदरगाह रहा होगा या बंदरगाह था। ठीक है, फिर अब बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि एक अर्बन सिविलाइजेशन था, मतलब ये एक शहरी सभ्यता थी।
तो शहरी सभ्यता में इसकी ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिसे इसलिए बोला जाता है कि ये एक शहरी सभ्यता थी, ये उस टाइम का सबसे पुराना, अभी हम बोलते हैं कि ये दुनिया का सबसे पुराना अर्बन सिविलाइजेशन था। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि यहाँ की जो सिटीज़ थी वो ग्रिड सिस्टम पे बनी हुई थी। ये देख सकते हैं आप, ऐसे नेट जैसा ऐसा कुछ बना दिया और यहाँ से देखिए रोड गया है और इधर साइड साइड में यहाँ पे घर होते थे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कि ये ऐसे ग्रिड मतलब समझते हैं ऐसे नेट, ऐसे मकड़ी का जाला समझ लीजिए। तो यहाँ से रोड गई है, ये यहाँ से रोड गई है, तो रोड के बीच में कोई घर नहीं बना देता था। ये जो साइड साइड के इलाके थे यहाँ पे घर बने होते थे और बीच से रोड जाता था। रोड ऐसा जाता था कि हर घर के सामने से ऐसे रोड गया है। और एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि यहाँ पे दिया है कि स्ट्रीम लाइट ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग अगर बात करते हैं कि जैसे मुंबई जैसे इलाके में बाढ़ क्यों आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीम लाइट ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया, पुअर अर्बनाइजेशन वहाँ पे देखा गया है, इसीलिए वहाँ पे बाढ़ आता था। लेकिन इस समय क्या था, स्ट्रीम लाइन ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था थी। तो ऐसे बनाते थे कि जो भी घर में जो पानी होता था, जैसे बर्तन धोने का, नहाने का जो भी पानी होता था, उसमें सब नाली बना के सारा पानी निकाला गया था अच्छे तरीके से। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था थी। फिर यूज़ ऑफ रिप एंड ऑर्नेटेड ब्रिक, यहाँ पे पक्की और अलंकृत ईंटों का उपयोग होता था। अभी मैंने आपको बताया कि अलंकृत ईंटों का उपयोग होता था, तो आप बताएंगे कि अलंकृत ईंटों का उपयोग कहाँ होता था। अभी मैंने ऊपर आपको बताया। और यहाँ पे पक्की ईंटों का भी उपयोग होता था, क्योंकि ये हमारे यहाँ ही बस पाया गया है। बाकी जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट की जो भी सभ्यताएं पाई गई हैं वहाँ पे कच्ची ईंटों का उपयोग होता है। बस हमारे यहाँ ही ऐसा था कि यहाँ पे पक्की ईंटों का उपयोग होता, साथ साथ अलंकृत ईंटों का भी उपयोग होता था। और जो एक विशेषता और थी कि जैसे सपोज करते हैं कि ये ग्रिड है, तो ग्रिड से जो ऐसे रोड गई है और यहाँ पे जो घर बने होते, तो घर के जो दरवाजे थे और खिड़कियाँ थी वो कभी रोड के साइड नहीं खुलते थे, वो हमेशा ऐसे पीछे की ओर खुलते थे, कभी रोड पे नहीं खुलता था। लेकिन अभी अगर हम लोग देखते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है कि लोग जो है वो अपना जब घर बनाते हैं तो वो हमेशा ऐसा करते हैं कि रोड के साइड उसके घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खुलते हैं। लेकिन इस टाइम जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे ऐसा नहीं था। ये हमेशा यहाँ पे अपवाद में याद करेंगे कि सड़क की ओर केवल लोथल शहर का ऐसा दरवाज़ा था जो कि सड़क की ओर खुलता था। ओके। फिर ये हैविंग ग्रेट ग्रैंडरी, यहाँ से जो महान अन्नागार मिला है, अन्न भंडार मिला है, जो कि सबसे बड़ी विशेषता इसकी देखेंगे कि ये सबसे बड़ा साइट था, सॉरी साइट नहीं, सबसे बड़ा बिल्डिंग था सिंधु घाटी सभ्यता का, अन्नागार वो पाया गया है। तो अन्नागार से हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर जो था वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो था वो एक्सेस होता था, तो इसीलिए तो यहाँ के लोग ट्रेड करते थे, इसीलिए तो यहाँ पे भंडागार मतलब स्टोरेज बनाया था एक तरीके का, ताकि उसे स्टोर किया जा सके। ओके। फिर आगे देखते हैं। तो बात की जाए कि इसका पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ, डिक्लाइन क्यों हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो सबसे बड़ा फैक्टर इसका, जो इसमें कई फैक्टर होते हैं कि ऐसा कुछ निश्चित रूप से नहीं बताया गया कि इसका डिक्लाइन क्यों हुआ। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट जो अभी माना जाता है वो है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ, बाढ़ आए, इसकी वजह से ये सब यहाँ से डिस्ट्रॉयड हो गया। फिर एक बात और आती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि बड़ी मात्रा में वनों की कटाई की गई, जिसके कारण मिट्टी का क्षरण होता गया। और जैसे जैसे मिट्टी का क्षरण हुआ, मिट्टी की लवणता बढ़ गई, मतलब सैलिनिटी ऑफ सॉइल बढ़ गया, और जिसके कारण जो है वो कृषि में डिक्लाइन हो गया, एग्रीकल्चर जो था उसमें डिक्लाइन आ गया। और धीरे धीरे ऐसे जब भुखमरी आ गई, जब डिक्लाइन हो जाता है तो लोग सेल परचेज, ये सब इकोनॉमी भी उससे इफेक्ट करती है, और इकोनॉमी के साथ साथ सोसाइटी इफेक्ट होता है। और ऐसे धीरे धीरे ऐसा माना गया कि ये सभ्यता जो थी वो ख़त्म हो गई। और एक बात और मानी जाती है कि आर्यंस का अटैक हुआ, तो ये ज़्यादा उतना नहीं माना जाता कि क्योंकि आर्यन तो काफ़ी लेट में आया और सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत पहले ही माना जाता है कि ये ख़त्म हो गई थी। तो ये सब 3 बातें हैं महत्वपूर्ण जो माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के डिक्लाइन का कारण हो सकता है। फिर आगे बात की जाए तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा।